दोस्तों, हम जब किसी से बात करते हैं, किसी से संवाद करते हैं, तो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्द किसी भी भाषा का जो मूलभूत अस्तित्व है, वो है शब्द। शब्द के बिना कुछ भी नहीं है, शब्द के बिना भाषा है ही नहीं। तो शब्द को हम जोड़ेंगे तो एक शब्दों की एक श्रृंखला बनेगी, एक ग्रुप बनेगी। उस श्रृंखला को हम कहेंगे वाक्य, सेंटेंस। तो आइए चलिए इस सेंटेंस के बारे में हम कुछ सीखेंगे आज। तो आप अपना जो कॉपी पेन है वो तैयार करके बैठ जाइए और ये वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये शुरू करते हैं, चलो। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, वाक्य। तो देखते हैं, a group of words which makes a complete sense is called a sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. तो इस डेफिनेशन को हम ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक शब्दों का समूह, शब्दों की चेन या शब्दों का श्रृंखला, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मतलब उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी शब्द जोड़ दिया और सेंटेंस बन गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। शब्द को जब जोड़ते हैं तो उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। अगर मतलब निकलता है तो वो सेंटेंस बनेगा, अगर मतलब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आई रिपीट, शब्दों का समूह बनाते हैं तो उसमें कोई मतलब निकलना चाहिए। यानी अगर कोई मतलब नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं। शिप, cats, किड्स। देखो, शिप, cats, किड्स, ये जो तीन शब्द हैं वो हमने जोड़ दिया। इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों पता है? क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाहते हैं। शिप है, कार से, किड से। अब उन तीन शब्द से क्या बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, वो समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह मिल्क, पीपल, स्टोन, नहीं समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये सेंटेंस नहीं है, इसका कोई मतलब निकलता ही नहीं है। यानी कि इन शब्दों का मतलब तो है मिल्क, दूध, पीपल, लोग, स्टोन, पत्थर, किड्स, बच्चे, कार्ड्स, कार्ड्स, शिप, भेड़। इन शब्दों का मतलब तो है, पर इन शब्द को जोड़कर जो वाक्य बनता है, जो समूह बनता है, जो चेन बनता है, उस चेन का मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस केस में उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्लियर? तो जो लाल रंग में दिया गया शब्द समूह है वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब हरे रंग में दिया गया शब्द समूह देखते हैं। द डॉग इज हैप्पी।
अब ये सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तब आपको आपके दिमाग में आपके ख्यालों में एक इमेज, एक तस्वीर आएगी। एक डॉगी है, वो खुश है। द डॉग इज हैप्पी। नेक्स्ट, द कैट इज स्लीपिंग। बिल्ली सो रही है। तो इन दोनों सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब निकल रहा है और आप इमेजिन कर सकते हो। उस केस में आप इनको सेंटेंस कह सकते हो। तो जो लाल रंग में दिया गया शब्द समूह है वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब हरे रंग में दिया गया शब्द समूह देखते हैं। द डॉग इज हैप्पी। अब ये सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तब आपको आपके दिमाग में आपके ख्यालों में एक इमेज, एक तस्वीर आएगी। एक डॉगी है, वो खुश है। द डॉग इज हैप्पी। नेक्स्ट, द कैट इज स्लीपिंग। बिल्ली सो रही है। तो इन दोनों सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब निकल रहा है और आप इमेजिन कर सकते हो। उस केस में आप इनको सेंटेंस कह सकते हो। यानी कि हम इससे क्या समझ सकते हैं कि शब्द को जोड़ते हैं और उसका एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन उस ग्रुप में जो बात कही गई है उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। अगर मतलब निकलता है तो सेंटेंस है, अगर नहीं निकलता है तो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अब देखो, सेंटेंस के आगे और पीछे कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जो सेंटेंस का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे द डॉग इज हैप्पी, उस पर जो द लिखा है उसमें जो टी है वो कैपिटल है। उसी तरह द कैट इज स्लीपिंग, उसमें टी कैपिटल है। और लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, उसको उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। फुल स्टॉप लगा हुआ है तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। इस केस में फुल स्टॉप लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो, तो भी वो सेंटेंस ही कहलाएगा। आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जिसका कोई मतलब निकलता है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ कहता है और जिसका कोई मतलब निकलता है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। अंग्रेजी में सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? तो मेनली 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं अंग्रेजी में। इंग्लिश में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि 4 से ज्यादा है, पर मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि जो 4 से ज्यादा जो सेंटेंस है ना, वो सारे सेंटेंस ये 4 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इसके अंदर आ जाएंगे, वैसे भी बहुत सारे सेंटेंस इसके अंदर ही आ जाते हैं। मेन तो 4 प्रकार के ही होते हैं। तो पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दूसरा है इंटरोगेटिव, तीसरा है इम्पेरेटिव और चौथा है एक्सक्लेमेटरी। ये जो 4 प्रकार है आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। चलिए, जो पहला प्रकार का जो सेंटेंस है उसे डिटेल में समझते हैं।
डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। देखिए, जब कोई सेंटेंस हमें कुछ कुछ बातें बता रहा है, यानी कुछ कह रहा है, सिंपल कुछ कह रहा है, उस सेंटेंस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। A sentence that makes a statement or ascertain is called an assertive or declarative sentence. कोई स्टेटमेंट बता रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, हमारी जानकारी के लिए कुछ चीजें हमें बता रहा है, उस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद ए पीरियड। असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद ए पीरियड। अब पीरियड क्या है? ये असर्टिव सेंटेंस जो एंड होगा, वो एक पीरियड के साथ एंड होगा। पीरियड क्या है? पीरियड क्या है, उसका जो टेक्निकल लैंग्वेज है, डेफिनेशन है, वो मैंने ब्लू कलर में नीचे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आम भाषा में अगर आपको समझना है कि पीरियड क्या है, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप सब जानते जानते हैं। पीरियड यानी फुल स्टॉप। जी हाँ, फुल स्टॉप को पीरियड कहते हैं, ठीक है। पीरियड यानी फुल स्टॉप। अब हम फिर पीरियड का जो टेक्निकल जो डेफिनेशन है, वो देखते हैं। ए पीरियड इज अ स्मॉल डॉट शेप्ड punctuation mark that is used at the end of the sentence that is intended to make a statement। हम इसको धीरे से समझने की कोशिश करते हैं। A period is a small dot-shaped punctuation mark। पीरियड क्या है? छोटा डॉट शेप। डॉट शेप यानी आपको पता ही होगा डॉट शेप किसे कहते हैं। डॉट शेप पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क क्या है? जो कोमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सब जो है एक मार्क है, जो हम सेंटेंस को डिवाइड करने या सेंटेंस को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। उसे कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एनी सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में यूज होता है। दैट इज इंटेंड टू मेक ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनाते वक्त, स्टेटमेंट देते वक्त सेंटेंस के आखिर में हम पीरियड को यूज करते हैं। उस पीरियड को छोटा सा एक डॉट शेप का एक पंक्चुएशन मार्क है, यानी शॉर्ट में फुल स्टॉप है। वैसे तो पीरियड का जो डेफिनेशन है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। पीरियड यानी फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप क्या होता है सबको पता है। उसका जो डेफिनेशन है वो याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई लोग अगर याद करना चाहते हैं, तो शौक से कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो जो सेंटेंस हमें कुछ बता रहा है, उससे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब देखोगे तो सेंटेंस के पीछे एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है। उस डॉट को हम कहेंगे फुल स्टॉप। टेक्निकल और ग्रामर की लैंग्वेज में कहेंगे पीरियड, ठीक है। उस छोटे डॉट को कहते हैं फुल स्टॉप या पीरियड। शी आस्क्ड वेदर आई लाइक्ड हर ड्रेस। उसने मुझसे पूछा कि मुझे उसका ड्रेस पसंद आया कि नहीं। ये सेंटेंस कुछ जानकारी हमें दे रहा है, तो इसका क्या हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। शी लव्स सिंगिंग व्हेन शी इज अलोन, हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल। ये जो सारे सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमें कुछ बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। क्लियर। दूसरा जो प्रकार है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, आपने इंटरोगेशन वर्ड तो सुना ही होगा, पुलिस इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन का जो मतलब है वो है पूछताछ। पुलिस इंटरोगेशन का मतलब है पूछताछ। पुलिस जो पूछती है उसका जवाब उसको दे देना चाहिए। तो पुलिस आपको आपसे कुछ सवाल पूछती है तो उसको बोलते हैं पुलिस इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन से जो वर्ड बना है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जो ऐसा सेंटेंस जो आपसे सवाल पूछता हो। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. कोई भी सेंटेंस हो जो आपसे सवाल कर रहा हो, उस सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना जरूरी है, ठीक है। उससे आप पहचान सकते हो कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यानी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रकार हैं। और भी है, आप बना सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस आपको एक आदेश देता हो, या आपसे कोई अनुरोध करता हो, या आपसे कह रहा हो कि कोई चीज नहीं करना है, तो उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। The sentence which is used to convey a command, a request, or a forbearance is called an imperative sentence. समझ रहे हो? यानी कि कोई अगर आपको कमांड करता है तो उसे हम imperative सेंटेंस कहेंगे। कोई रिक्वेस्ट करता है, प्लीज ये कर दो, प्लीज वो कर दो, तो उसे हम imperative सेंटेंस करेंगे। या forbearance, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ये सब डोंट लगा हुआ है, वो सब फॉरबिडन सेंटेंस, यानी मना कर रहे हैं करने के लिए। उस तरह के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा कोई एडवाइस करता हो, कोई सलाह देता हो, उसे भी हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस में गिनेंगे। एडवाइस एडवाइस मैंने लिखा नहीं है, लिखना भूल गया, सॉरी। पर एडवाइस भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, मेरा यहाँ लिखना रह गया है। तो द सेंटेंस विच इज यूज टू कन्वे a command, a request, a forbid or a forbiddance is called an imperative sentence. Be there at 6, 6 बजे वहां आप होना चाहिए। ये आपको एक कमांड दिया जा रहा है, एक आदेश, एक आदेश है, ठीक है। ड्राइव स्लोली, इसे आप एक आदेश भी मान सकते हैं और एक रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं। ड्राइव स्लोली यानी धीरे वाहन चलाओ। प्लीज ग्रांट मी लोन, ये एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है। इसे भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस में कहेंगे, रखेंगे। डोंट रश और यू विल फॉल, ज़्यादा तेज मत चलिए, दौड़िए, आप गिर जाओगे, ठीक है। ये सब फोरबिडन सेंटेंस है। डोंट रश, ठीक है, फोरबिडन से। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंसान के अंदर अलग अलग तरीके के फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। खुश होना, दुखी होना, सरप्राइज होना,
गुस्सा होना, ये सब इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स हैं। जब आप उस इमोशन या फीलिंग्स को किसी सेंटेंस पर दिखाते हो, तब उस सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चौथा प्रकार है exclamatory sentence. An exclamatory sentence makes a statement that conveys strong emotion or excitement. जब आप कोई इमोशनल और एक्साइटमेंट सेंटेंस में दिखाते हैं, तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लिखोगे तो सेंटेंस के अंत में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ता है, जो मैंने पीले कलर के रंग में आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो? जब आप किसी को वार्न करते हो, किसी को चेतावनी देते हो, या फिर अपना गुस्सा, सरप्राइज और खुशी व्यक्त करते हो, तो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उपयोग कर सकते हो। टू कमांड, यानी किसी को आदेश देना हो, किसी को आदेश देना हो, तब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे सकते हैं। अब आदेश देते वक्त उसमें इमोशंस होना चाहिए, गुस्सा, प्यार, सरप्राइज, कोई भी इमोशन आप इसमें डाल सकते हो। इन द इंटरजेक्शंस, कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो लास्ट में ना रखकर बीच में कहीं पे डाल देते हैं। उस सेंटेंस को इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन। जब आप किसी को क्वेश्चन करते हो, किसी से सवाल पूछते हो, कैसे सवाल पूछते हो, सवाल पूछते हो तो उसमें इमोशन भी होने चाहिए, एक्सट्रीम इमोशंस, यानी बहुत सारे इमोशंस होने चाहिए। या तो आप या तो आप दुखी हो, या तो आप खुश हो, या तो आप गुस्से में हो, कोई ना कोई इमोशंस उसके अंदर होना चाहिए। उस केस में आप एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको ये कंसेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आई गॉट द वर्ल्ड कप फाइनल टिकट्स, मुझे वर्ल्ड कप का जो फाइनल टिकट्स है वो मिला है, मैं खुश हूँ। तो वो खुशी व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में, टिकट्स के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है ना। हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है, मैं सरप्राइज हूँ, रात बहुत ठंडी है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, कितना शर्मनाक है। इस पे आप गुस्सा भी हो सकते हो, या कुछ भी हो सकता है, गुस्सा होना बेहतर रहेगा। व्हाट अ शेम, आउच, दैट हर्ट्स, फीलिंग है। इसमें आप देखोगे आउच के बाद दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब ये है कि ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मैंने बोला था ना कि सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क ना देकर बीच में कहीं पे देते हैं, तो आउच के बाद दिया हुआ है। डोंट टॉक, गेट आउट, बात मत करो, निकल जाओ। गुस्सा हो,
तो गुस्सा व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उपयोग किया गया है। Why don't you listen to my words? Why don't you listen to my words? ये सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सवाल गुस्से में पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सवाल गुस्से में पूछ रहे हैं। तो टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उपयोग किया गया है। गॉड आई एम इन हेवन, गॉड आई एम इन हेवन, सरप्राइज हूँ या खुश हूँ। तो खुशी व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उपयोग किया गया है। उम्मीद है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। अगर कोई मनुष्य का जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, अगर कोई सेंटेंस में वो झलक रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, कौन से इमोशंस है ये मैंने आपको बता दिया है, आप देख लीजिए। अगर वो इमोशंस सेंटेंस में दिख रहा है तो वो एक्स्ट्रामेटरी सेंटेंस है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कुछ नया सीखा। क्या क्या सीखा एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो आज हमने सीखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस के 4 प्रकार देखे। कौन से थे? डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हमने आज देखे। आप सब नोट कर लीजिए और इसे पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप लिंक्डइन पे और ट्विटर पे फॉलो करके आप मुझे सवाल भेज सकते हो। ठीक है, जो दोनों अकाउंट का जो लिंक है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाद में मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। खुश रहिए।